नमस्कार। बेयर्स एंड बुल्स के आज के सत्र में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। दिसंबर के महीने में बहुत सारे आईपीओज आने वाले हैं एक के बाद एक, और कल जिसका सेबी के वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे और सेबी की वेबसाइट पे जाएंगे तो कल मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज़ लिमिटेड का डीआरएचपी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो जो कि हमने ऑलरेडी डाउनलोडेड रखा है। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। वेदर आपको निवेश करना है नहीं करना है आपका निर्णय रहेगा, लेकिन क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए एक आईपीओ में उसका ये लाइव एग्जाम्पल देखे करेंगे। अच्छे मर्चेंट बैंकर्स है, बुक रनिंग लीड मैनेजर, तो वो एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है। एसबीआई कैप्स, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, आईआईएफएल, तो ये एक पहला पॉइंट होता है कि यू गेट स्लाइट कॉन्फिडेंस। हम सीधे आ जाएंगे रिस्क फैक्टर्स में। अगर आप देखेंगे रिस्क फैक्टर्स क्यों काम के हैं, क्योंकि अगर मुझे निवेश करना है तो ये कंपनी में कहाँ पे नुकसान हो सकता है या कहाँ कहाँ पे ये कंपनी को आगे जाके तकलीफ हो सकती है वो पहले से पता रहना चाहिए। फिर जाना है नहीं जाना है वो बात की बात है, पर पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा रेड फ्लैग है। इसलिए इसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। रेड हेरिंग का क्या मतलब है कि समझ बूझ के सब आप कर लो। तो हमने कुछ पेज नंबर्स निकाल के रखे हैं, पॉइंट नंबर्स, तो वो एक एक करके देखेंगे। ये कुछ 50 रिस्क फैक्टर्स दिए, जो कि अच्छी बात है। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स दे के रखेगी कंपनी उतना निवेशक के लिए अच्छा है। तो हम हर 50 के 50 तो हम पूरे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो वो कुछ काम के हैं वो हम देख लेंगे। निवेशकों को पता रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 वो क्या बोल रहा है, इन द पास्ट वन ऑफ आवर ग्रुप कंपनीज हैज़ बीन इन वायलेशन ऑफ लिस्टिंग अग्रीमेंट ऑफ एन अर्स्टवाइल स्टॉक एक्सचेंज OTCI एंड डिसिप्लिनरी एक्शन ली गई थी। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी कोई कंपनी थी जो पहले किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड थी OTCI। अब हिंदुस्तान में पहले कई सारे स्टॉक एक्सचेंजेस थे जिसमें से एक OTCI था। तो उनका क्या बोलना है कि हमारी कोई एक ग्रुप कंपनी है जिसने कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स वायलेट किए थे, यानी जो बताया था वो नहीं किया हमने। और फिर नीचे पूरा डिटेल में दिया है, आप ये पूरा पढ़ सकते हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो कहानी पूरी। पर ये एक है कि उन्होंने बताया, और जिसके कारण हमारे जो डायरेक्टर थे, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और प्रमोटर, मेन बात है प्रमोटर, उनके ऊपर कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन हुई थी। तो ये निवेशकों को पता रहना चाहिए कि ये एक पॉइंट है। पॉइंट नंबर 8 क्या बोल रहे हो, रिस्क फैक्टर्स। जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स कंपनी देती है उतना निवेशकों को निवेश के लिए अच्छा है। देयर वेर सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन आवर प्रमोटर एंड सम ऑफ हिज रिलेटिव्स विच में रिजल्ट इन अ लीगल डिस्प्यूट एंड दैट में इम्पैक्ट रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये परिवार में कुछ विवाद है किसी संदर्भ को लेकर, ये पूरा नीचे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं ये पूरा। पर हेडिंग से ये पता चलता है कि देयर इज सम रिलेटिव्स में कुछ अनबन है, और जिसके कारण अनबन है एक बात है, पर उसके कारण कंपनी की रेपुटेशन और फाइनेंशियल कंडीशन। सी एज अ शेयर होल्डर मुझे अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन पे कुछ धोखा हो रहा है तो मुझे उससे थोड़ी सी चिंता रहनी चाहिए, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये एक और पॉइंट उन्होंने बताया है रिस्क फैक्टर का। 9वां पॉइंट वो क्या बोल रही है, पूरा डिटेल में है, आप पढ़ सकते हो। रेयरिंग प्रोस्पेक्टस से निवेशकों ने पढ़ना चाहिए। चेक लिख दिया, इन्वेस्ट कर दिया, उसके पहले थोड़ी सी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। 9वां पॉइंट क्या बोल रहा है, 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद सर्टन लेजिस्लेशन, यानी कि जो कुछ नियम है हमने वो नियम को कंप्लाई नहीं किया है, कंप्लाई करना चाहिए, नॉन कंप्लायंस, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात है। If we are unable to establish and maintain effective systems of control, internal control and compliance, our business get affected। तो अगर हमने ये जो हमने पहले नॉन कंप्लायंस है अगर इसको हमने नहीं लाइन पे लाया बराबर, तो हमारा व्यवसाय को थोड़ा सा धक्का पहुंच सकता है। वी हैव ऑल्सो रिसीव्ड एन इंक्वायरी लेटर फ्रॉम RBI फॉर नॉन कंप्लायंस एंड दिस में अफेक्ट अवर बिजनेस एंड रेपुटेशन। तो RBI ने भी कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए हैं उसी नॉन कंप्लायंस को लेकर। क्या है वो नॉन कंप्लायंस, उन्होंने पूरा डिटेल में दिया है, आप वो पढ़ सकते हो।
पर ये उनका एक बोलना है कि इससे बिजनेस अफेक्ट हो सकता है। पॉइंट नंबर 10 पे आइए। और कंपनी सब्सिडियरीज यानी कंपनी एक जो दूसरी कंपनी स्टार्ट करती है। डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स आर इन्वॉल्व इन सम लीगल प्रोसीडिंग्स हैं हमारे सब्सिडियरी और प्रमोटर डायरेक्टर्स के खिलाफ, और उन्होंने डिटेल दिया है कौन सा है, क्या है, टैक्स प्रोसीडिंग है, लीगल है, डिसिप्लिनरी है, सेबी से है, सिविल है, क्रिमिनल है। और ऐसे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं अगेंस्ट द डायरेक्टर्स, अगेंस्ट द प्रमोटर्स, अगेंस्ट, तो टोटल 37 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, 23 टैक्स प्रोसीडिंग्स हैं, रेगुलेटरी एंड कुछ उन्होंने दिए हुए हैं। और टोटल ये 104 मिलियन का इसका साइज़ हो सकता है, ऐसा उन्होंने ये प्रॉस्पेक्टस में उन्होंने बताया। तो आप ये पढ़ लेना कि क्या है क्या नहीं। तो may adversely affect our business फाइनेंशियल कंडीशन एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, सारों चीज़ों पे हमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा उसका बोलना है। तो चलो 10 पॉइंट भी हो गया। 13 में क्या लिखा है उन्होंने, we may be affected due to adverse outcome of some legal proceedings in the cases related to FSS Act। ये फूड सेफ्टी से संबंधित है। एंड और अगर कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स हमारे विरुद्ध है, वी हैव रिसीव्ड 3 नोटिसेस, तो कंपनी को 3 नोटिस मिले हैं, और जिसके कारण whom we undertake कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कुछ तो भी इनका लीगल प्रोसीडिंग चल रहा है फूड सिक्योरिटी के संदर्भ में, और जिसके कारण उन्हें कुछ आपत्ति आ सकती है, ये भी उनका बोलना है। वी मे बी अफेक्टेड, आ सकती है परेशानी, ऐसा उनका बोलना है। 16वां पॉइंट क्या बोल रहा है उनका, बाकी भी पॉइंट्स आपने पढ़ना चाहिए, पर अभी ये छोटे से वीडियो में पूरा इतना 400 पन्ने थोड़ी ना पढ़ने वाले हैं, पर वो आप पढ़िए। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप ये तो पूरा पढ़ना चाहिए, इससे अच्छा स्टडी मटेरियल कुछ नहीं है। कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ हैं, यानी कि कुछ लाइबिलिटीज़ हैं कि जो इफ़ और अगर जो मटेरियलाइज होती है तो प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। और इसका उन्होंने साइज़ दिया हुआ है कि ये क्या है, रुपीज़ मिलियन। तो इनकम टैक्स का कुछ 31 मिलियन है, सेल्स टैक्स का कुछ 3 मिलियन है, सिविल का 9 मिलियन है। तो ऐसे सब कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जो अगर होते हैं तो इतना, यहाँ पे कुछ 71 मिलियंस का अदर्स हैं। तो अगर ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ मटेरियलाइज होती हैं तो हमें इतना उसका फाइनेंशियल शॉक पड़ सकता है, ऐसा कंपनी का बोलना है। चलिए ये वाला पॉइंट भी हो गया। 16वां हो गया क्या, ये 16वां ही था ना, हाँ 16वां हो गया। 17 में वो क्या बोल रहे हैं, our promoters have entered into ventures that may lead to potential conflict of interest with our business। अभी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि ये एक लिस्टेड कंपनी है, मान के चलिए, जो बिस्किट बनाती है, और मैं ये कंपनी का प्रमोटर हूँ, तो मैं एक और दूसरी कंपनी स्टार्ट कर देता हूँ जो कि प्राइवेट कंपनी रहेगी, और जो भी बिस्किट बनाती है, तो दोनों कंपनी सेम ही रहेगी, लेकिन ये मेरी प्राइवेट लिमिटेड है और ये लिस्टेड है। तो मैं क्या करूँगा कि जो भी इनकम आएगा वो इनकम में, जैसे ये प्राइवेट कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो प्राइवेट कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक कंपनी को दे देगी, और पूरे खर्चे यहाँ पे दिखा के पूरा पैसा अंदर, कुछ भी कर सकते हैं। अभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है, पर आपको समझने के लिए सिर्फ ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद आवर बिजनेस ये हो सकता है। प्रमोटर डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंपनी, ये तो सही बात है उनका, जितना इनफैक्ट अच्छी बात है कि जितना शेयर्स ज़्यादा प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स रखेंगे उतना तो कॉन्फिडेंस छोटे शेयर होल्डर्स को आएगा। पर ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप इस पे और पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट इंटरव्यूज़ कहीं आएंगे या आपको कुछ सवाल पूछना है किसी को, तो आप उसमें और डिटेल में जा सकते हैं। 43 में वो क्या बोल रहे हैं, 43 पॉइंट नंबर 27, 28, 29, थोड़ा सा फास्ट चले जाते हैं। 41, 43, our funding requirements and the proposed deployments are not appraised by any independent agency, we have not yet placed orders। तो ये जो पूरा पैसा उठा रहे हैं ये कंपनी IPO में राजपुरा एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए,
उनका बोलना है कि 263.74 मिलियन का जो उन्होंने एक एक्सपेंशन का प्रोजेक्शन दिया है, उनका बोलना है कि ये हमने कहीं और से क्या अप्रेज नहीं किया, यानी किसी बैंक या इंस्टीट्यूशन से वगैरह अप्रेज नहीं किया है, कोई इंडिपेंडेंट वैल्यूअर है या कुछ है उससे ज़रूर अप्रेज किया है, और अभी तक हमने ऑर्डर्स भी प्लेस नहीं किए हैं। तो वी हैव नॉट येट प्लेस द ऑर्डर्स फॉर द मशीनरी। और तो ठीक है, ऑर्डर तो क्या ऐसे थोड़ी ना प्लेस हो जाएंगे, पैसा नहीं है कुछ नहीं है, वो ठीक है, पर अप्रेजल कहीं पे किया नहीं है उन्होंने, और ये थोड़ा सा एक आपको पता रहना चाहिए कि कम ज़्यादा हो सकता है करके, और इसलिए उन्होंने उसको वो रिस्क में दिया है कि हम जिस कारण के लिए पैसा उठा रहे हैं उसके ऑर्डर्स भी नहीं दिए हैं, और उसका जो आंकड़े पे आए हैं वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया हुआ आंकड़ा नहीं है, ये हमने हमारे एक्सपीरियंस से और प्रोजेक्शन से और इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से करके जो निकला है ये वो है। तो ये पॉइंट पे भी आपने थोड़ा सा सवाल पूछने चाहिए। 45 क्या बोल रहा है, एनी वेरिएशन इन द यूटिलाइजेशन एट डिस्क्लोज वुड बी सब्जेक्ट टू कंप्लायंस रिक्वायर्स। सही बात है, अभी नहीं 45 नहीं 50, हाँ तो ये पॉइंट ही इतना कुछ ये नहीं है। 50 में क्या है, 50 में वो बोल रहा है 50 पॉइंट नंबर क्या है, वी हैव एंटर्ड इनटू एंड फ्यूचर एंटर्ड इनटू रिलेटेड पार्टीज एंड वी कैन नॉट अश्योर दैट आवर फ्यूचर रिलेटेड पार्टी। हाँ, तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं कि मैं अपने ही लोगों को बिजनेस देता हूँ, ना कि बाहर देता हूँ, और इसलिए जब अपने ही लोगों को दिया जाता है तो जो बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशंस है यहाँ पे लिखा है वो इतने मैं बार्गेनिंग उतनी नहीं कर सकता हूँ जब मैं किसी रिलेटेड पार्टी से करता हूँ, लेकिन जब मैं बाहर वाले किसी के साथ धंधा करूँगा तो मैं पूरा इंश्योर करूँगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट अपने को आ जाए। तो रिलेटेड पार्टी का ये उन्होंने एक थोड़ा सा पॉइंट दिया है कि वी कैन नॉट अश्योर दैट आवर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस वुड बी ऑन टर्म्स फेवरेबल टू अस व्हेन कंपेयर्ड विथ ट्रांजैक्शंस विद अदर रिलेटेड थर्ड पार्टीज। तो वो ये नहीं बोल रहे कि हम खराब ट्रांजैक्शंस करेंगे, पर ये बोल रहे हैं कि जब अनरिलेटेड के साथ करते हैं तो उसकी तुलना में व्हेन कंपेयर्ड टू सिमिलर ट्रांजैक्शन, वैसे ही ट्रांजैक्शन जब अनरिलेटेड के साथ करते हैं और वही ट्रांजैक्शन जब हम रिलेटेड पार्टी के साथ करेंगे तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ढिलाई देनी पड़ेगी, वो हम नहीं कर सकते जो हम नॉन रिलेटेड के साथ करेंगे। तो ये 50 वाला पॉइंट है। और 51 में वो क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज कॉमन बिजनेस बिटवीन कंपनी एंड वन ऑफ आवर ग्रुप कंपनीज। अगेन वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है कि इनकम कहाँ जाएगा, एक्सपेंस कहाँ जाएगा, और लिस्टेड कंपनी के नाम पे अगर अनलिस्टेड कंपनी को बेनिफिट हो रहा है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पता के रखी है पहले से। तो महत्वपूर्ण क्या है कि सब कुछ पहले से डिस्क्लोज्ड है। अब शेयर होल्डर्स ने, ये शेयर होल्डर्स पे दायित्व बनता है कि वो ये पढ़ के निवेश करें। इसको कहते हैं बायर बीवेयर। चलो अब जरा फाइनेंशियल्स पे आते हैं। बेसिस ऑफ ऑफर, ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑफर है और बेसिस ऑफ ऑफर प्राइस की, ये ऑफर प्राइस कहाँ से उन्होंने निकाला। तो जैसे आप अगर न्यूज़ में देखेंगे तो न्यूज़ में आ रहा है कि इन्होंने ऑफर प्राइस 286 और 288 के बीच में डिसाइड किया है। तो चलो हम भी लिख लेते हैं कि 286 और 286 से 288 के बीच में उन्होंने प्राइस किया। थोड़ा एक एक करके नीचे आते हैं। तो उनका बोलना है कि उनका ईपीएस जो है ये अराउंड 13.56 है, और बाकी फिर ये मार्च 2020 का अराउंड 5 के आसपास है। तो उसने वेटेड एवरेज निकाल के, साल का वेटेड एवरेज निकाल के 5.6 आ रहा है। लेकिन ये जो आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार सितंबर तक, यानी कि 6 महीने में इन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, क्योंकि साल का पूरा 5.5 और 6 का ईपीएस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 महीने का 13 का ईपीएस आ रहा है। तो हम भी 13 का ईपीएस ले लेंगे, बड़ा वाला ईपीएस ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ईपीएस अगर आप 13 पकड़ते हो और प्राइस अगर आप 288 पकड़ते हो तो इसका पीई निकल जाता है अराउंड 21 के आसपास। आप 286 करोगे तो भी 21 का ही पीई आएगा, ऐसा कुछ बहुत अंतर नहीं है।
ये 286 288 आया, ये यहाँ पे दिया है। अभी तो और जैसे जैसे न्यूज़ आएंगी और डिस्कशन होंगे तो इसके ऊपर और एक आध वीडियो बना सकते हैं अगले एक आध दो दिन में। पर अदरवाइज इसका पीई ये 21 के पीई पे दे रहा है। और आगे देखो क्या बोल रहा है वो कि इंडस्ट्री, तो उनका बोलना है कि कंपनी में अगर इंडस्ट्री का आप पीयर देखेंगे तो हाईएस्ट नेस्ले का है जिसका 86 का पीई चल रहा है, और लोएस्ट प्रताप स्नैक्स का है जिसका 32 का पीई चल रहा है, और इंडस्ट्री का वो बोल रहे हैं कि 63 का पीई है। तो उसके तुलना में वो उनका अगर आप ये 86-88 के भाव पे देखेंगे तो 21 का पीई आ रहा है। निवेश करना नहीं करना आपका निर्णय, महंगा है सस्ता है आप सोचिए। हम सिर्फ यहाँ पे फिगर्स क्या बता रहे हैं इसके ऊपर बात करेंगे। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 19% के आसपास है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सो कंपैरिजन विथ लिस्टेड पीयर्स ऐसा उन्होंने नीचे दिया हुआ है कि बाकी जो कंपैरिजन विथ लिस्टेड पीयर्स यानी कि इस क्षेत्र की बाकी कंपनियां कौन सी हैं, बाकी नेस्ले, ब्रिटानिया, प्रताप, डीएफएम, ये सब बिस्किट वाली होगी, और उसमें वेक्टर्स। तो आप ये वाला अगर देखेंगे RONW सेकेंड लास्ट वाला कॉलम, तो वेक्टर्स का 9 का RONW है, यहाँ पे वेटेड एवरेज 6 मंथ्स का 19 है, बाकी वेटेड एवरेज 10 के आसपास आ रहा है उसका, 19 का हमने ले लिया, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे बोल रहा है साल का, पूरे साल का वेक्टर्स का 9.5 का ईपी है, 9.5 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जबकि नेस्ले, ब्रिटानिया, प्रताप स्नैक्स और डीएफएम इनके सबके उसने दिए हैं। तो नेस्ले का 101 और ब्रिटानिया का 31, जो कि इससे बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट डीएफएम का 16, वो भी इससे ज़्यादा है। प्रताप स्नैक्स का इससे थोड़ा या इसी के आसपास RONW है। ये आपको पता रहना चाहिए कि इंडस्ट्री के तुलना में ये कंपनी का परफॉर्मेंस कहाँ पे है। तो ये हो गई एक और बात इसके फाइनेंशियल, और इसके क्विकली फाइनेंशियल्स देख लेंगे। एक या दो पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी पे कर्जा है क्या, कितना कर्जा है, क्या कर्जा है, अगर आप ये सब देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, पर ये कंपनी का उसने क्या दिया है, वेक्टर्स का रिस्टेटेड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अभी आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएंगे, मार्च 18, मार्च 19 और मार्च 20, तो ये 3 पूरे साल हो गए, और सितंबर 19 और सितंबर 20 का वो कंपेयर करा, तो ये पहले दो कॉलम जो है वो आधे साल के हैं। अपने काम का है इक्विटी शेयर कैपिटल, आप देख सकते हो तीनों वर्ष में उसने इक्विटी शेयर कैपिटल को नहीं बढ़ाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगेन वी कम बैक टू आवर फंडामेंटल एनालिसिस वाली सीरीज़। फंडामेंटल एनालिसिस वाली सीरीज़ में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इक्विटी कैपिटल बढ़नी चाहिए, नहीं बढ़नी चाहिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस का क्या होना चाहिए, डेट कितना रहना चाहिए, क्या नहीं। तो ये पूरी यहाँ पे हमने लाइव एग्जाम्पल भी लिए हैं। ये सीरीज़ आप में से बहुत लोगों ने देखी हैं, और बाटा का एग्जाम्पल है, सुजलॉन, MRF, किंगफिशर, जो स्टॉक्स ने निवेशकों को रुलाया है, और MRF और एशियन जैसी कंपनीज जिन्होंने निवेशकों का बहुत पैसा बना के दिया है। तो सबका कंपैरिजन बैलेंस शीट के ऊपर का वो ये सीरीज़ में किया हुआ है। तो आप अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ये ज़रूर देखिए। 6.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ है अपने इस फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ को। तो ये वो वाला पार्ट हम कर रहे हैं कि इक्विटी कैपिटल कंपनी ने नहीं बढ़ाई है 3 साल, बहुत अच्छी बात है। अदर शेयर कैपिटल यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा या कुछ जो भी होगा, बट वो बढ़ रहा है, विच इज़ अच्छी बात है। 20, 23, 26 तो अच्छी बात है। और अभी पिछले 6 महीने में तो ये 30 भी हो गया एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के सितंबर के 6 महीने। तो ये फाइनेंशियल्स थोड़ी सी आपको भरोसा देते हैं कि कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं कर रही है, कंपनी रिजर्व्स बढ़ा रही है, अच्छी बात है। बोरोइंग्स अगर आप देखेंगे, कर्जा, तो कर्जा लगभग कंपनी का कंट्रोल में रखा है उन्होंने। आपकी नेटवर्थ 3,500 की है और उसके तुलना में कर्जा आपका 1,000 का है। दैट मीन्स बोरोइंग, अगेन ये इसी वेब सीरीज़, इसी यूट्यूब में प्लेलिस्ट में फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ में ये सारे पॉइंट्स हैं। तो बोरोइंग्स कंट्रोल में है एज़ कंपेयर टू नेटवर्थ, तो ये भी हमें कॉन्फिडेंस देता है।
तो ये सारे पॉइंट्स हैं इस कंपनी के आईपीओ के लेके फर्स्ट ग्लांस पे कि ये कंपनी का वैल्यूएशन कहाँ पे है और ये कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या है और ये कंपनी के पॉजिटिव्स क्या है। निवेश करना है नहीं करना है आपका निर्णय है, हम बिल्कुल नहीं बोलते करो या मत करो, पर एक बात अवश्य ध्यान देना है कि जैसे कल यूरो ने एक बहुत बड़ा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम अनाउंस किया। कल यूरो ने एक बहुत बड़ा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम अनाउंस किया। आप अगर अभी भी मार्केट देखेंगे अपना इंडियन मार्केट, तो आज भी अपना मार्केट 13,500 जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी अभी भी 60 70 80 पॉइंट ऊपर ही है और रुपी अपना स्ट्रांग हो रहा है 73 तक है। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जो हम रोज़ ट्रैक कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इतनी सारी लिक्विडिटी इज इन अबंडेंस। लिक्विडिटी अबंडेंस में होने के कारण, इतनी सारी लिक्विडिटी होने के कारण क्या हो रहा है कि बहुत सारे आईपीओज आ रहे हैं और इसलिए कौन से आईपीओ में निवेश करना है या कौन से में नहीं करना है, यह आपको थोड़ा सा सोच समझ के देखना पड़ेगा। एक और ध्यान दीजिए, एक बात हो रही है, ये साल में क्रूड ऑयल माइनस में भी चले गया था और अभी क्रूड ऑयल का भाव ये 47 या $50 भी टच कर रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। तो मेटल्स बढ़ रहे हैं, कॉपर बढ़ रहा है, फूड, वेजिटेबल्स, कॉटन, सब के सब भाव बढ़ते जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी है। उसमें अभी नए स्टिम्युलस पैकेज में ऐसी भी बात चल रही है कि यूएस का 900 बिलियन का स्टिम्युलस पैकेज आएगा पूरा सब मिला के। तो अगर ऐसी लिक्विडिटी आती है तो फिर हर एक स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है। इसलिए डेरिवेटिव्स में अगर आप नहीं समझता है तो शॉर्ट वॉट के चक्कर में मत पड़िए, बिल्कुल नहीं करना है वो। ये सीरी बीच में, इस सीरी इज़ वेरी डेंजरस। ये क्या है कि आप इसको ना भी बोलो तो भी वो पता नहीं बीच में एक्टिव हो जाती है। सो आप फ़ोन देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि द फ़ोन इज़ वॉचिंग यू, आपका फ़ोन आपको देख रहा है, तो वो बीच में उसको हिंदी नहीं समझती। तो ये है कि लिक्विडिटी है इतनी सारी, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर करिए। कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अगर अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए, लिंक नीचे दे देंगे। उसमें शैलेश सर का नंबर भी है। ये सारी चीज़ें हम लोग और डिटेल में डिस्कस करते हैं कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में। तो लाइव स्टॉक्स के बारे में बात हम, या डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज के बारे में यहाँ पे बात नहीं करते हैं, लेकिन CMM में जो डिस्कशंस होते हैं उसमें ज़रूर हम ये सारी चीज़ें बात करते हैं। तो आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेयर्स एंड बुल्स की सीरीज़ में रोज़ ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में कुछ रिलेवेंट टॉपिक जो रहेंगे उस पर लेके आएंगे। 2-3 इम्पॉर्टेंट वीडियोस हैं जिसके ऊपर कार्ड्स आ गए होंगे या नहीं, इसी आप प्लेलिस्ट में देखिए। एक सीमेंट सेक्टर का एनालिसिस का वीडियो है, वो शायद आपको अच्छा लगेगा। हेजिंग कैसे करना है उसके ऊपर इसमें एक निफ्टी एट 13,300 का कुछ वीडियो बनाया था, आप वो देखिए। तो आप अगर छोटे निवेशक है और म्यूचुअल फंड के भी अगर आप इन्वेस्टर है तो भी आपने आपका म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर 10 लाख 15 लाख का आपने हेज करके कैसे अपने आप को बचाना चाहिए अगर बड़ा फॉल आता है। क्योंकि ऐसे मार्केट से निकल के तो मतलब नहीं है, आप मार्केट से निकल जाएंगे और रोज़ मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको नुकसान ही हो जाएगा और फिर आप बाद में मार्केट ऊपर जाएगा फिर आप एंटर करेंगे। वैसा मत करिए, इन्वेस्टेड रहिए लेकिन अपने आप को हेज करते रहे। तो कैसा करना है, या डेली SIP STP कैसा करना है, ये सारी बात हम डिटेल में CMM में कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में तो बात करते ही हैं, पर आप कम से कम ये वीडियो देख के उतना तो भी आपको एक ये मिल जाएगा कैसा करना है। चलिए, आप वीडियोस देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।